आज का हमारा टॉपिक है हाइपरबोला। ये कोनिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक होगा। तो पहले हम इसका बेसिक भी जानेंगे। इसके टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन बनाना तो इलिप्स की तरह ही होता है, इलिप्स के जैसा तुम बना सकते हो। तो टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं, समय मिला तो उसको डिस्कस जरूर कर दूंगा एक बार। और एजिम्पटोट्स, एक नया वर्ड आएगा इसमें, एजिम्पटोट्स, उसके बारे में जानना होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में जानना होगा। इसमें भी ऑक्सिलियरी सर्कल होगा, उसके बारे में जानना होगा। डायरेक्टर सर्कल होगा, उसके बारे में जानना होगा। ये चीजें हम जानेंगे। सबसे पहले हम बेसिक बातें जानते हैं हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला इज locus of a point moves in a plane in such a way that the difference of whose distances from foci is always constant. इलिप्स में क्या था? सम ऑफ डिस्टेंसेज कांस्टेंट होता है। हाइपरबोला में क्या होगा? डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेज जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये हुआ, सपोज कर लो कि ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ध्यान से देखते रहो, बिल्कुल इलिप्स की तरह है। पिछली क्लास में मैंने इलिप्स आपके साथ डिस्कस किया था। कुछ नेमिंग चेंज होगा बस, बाकी सब कुछ लगभग इलिप्स की तरह है। अब इस प्लेन पे सपोज कर लो कि दो, छोड़ो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस छोड़ो, इसको इस तरीके से समझो। दो फिक्स पॉइंट ले लो। पहले एक फिक्स पॉइंट तुमने एफ ले लिया और दूसरा एफ डैश ले लिया। अब इस प्लेन पे किसी पॉइंट को इस तरीके से घुमाना है कि उस पॉइंट से इन दोनों फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस का जो अंतर होगा वो हमेशा बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे तुमने फिक्स पॉइंट को यहां पे रख दिया और तुमने एफ डैश का डिस्टेंस यहां से मेजर किया और ये तुम्हें मिल गया 40 सेंटीमीटर। फिर तुमने एफ का डिस्टेंस मेजर किया, ये मिल गया 20 सेंटीमीटर। 40 में से 20 घटाओगे कितना हो गया? 20 हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। अब इस पॉइंट को यहां से उठा के कहीं और रखो, लेकिन कंडीशन यही है कि दोनों के डिस्टेंस का अंतर 20 होना चाहिए। कहां रखोगे? फिर यहां रखोगे। इससे क्या होगा? अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये जो 40 था, सपोज कर लो कि ये 40 बढ़ के 50 हो गया, तो ये जो 20 था ये बढ़ के 30 हो जाएगा और घटाने पे अब भी तुम्हें 20 सेंटीमीटर ही मिलेगा। जो काम, अच्छा, इसके बीचों बीच, दोनों फोकस के बीचों बीच एकदम मिड पॉइंट पे इस हाइपरबोला का सेंटर होगा। तो सेंटर के राइट साइड में जो काम ये पॉइंट्स कर रहे हैं, सेंटर के लेफ्ट साइड में भी वही काम होगा। और इससे जो पाथ बनेगा वो पाथ कुछ ऐसा होगा। दोनों में बहुत अंतर है। ये हो गया। ये तब बनता है ना जब किसी कोनिक को, जैसे अब ये देखो, ये कोनिक सेक्शन, इसका नाम क्यों पड़ा? कोन क्या होता है? कोन, ये देखो, ये कोन हो गया और ये ऊपर भी एक कोन हो गया।
ये भी कोण हो गया, और ये हो गया इस कोण का एक्सिस। ठीक है, हाँ बोलो। एक्सिस के पैरेलल एक प्लेन अगर इसको काट दे, तो एक्सिस के पैरेलल जब प्लेन काटेगा तो देखो कैसा हिसाब किताब बनेगा। एक्सिस के पैरेलल एक प्लेन आया, अब ये बना हाइपरबोला, और एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर इसको काट दोगे तो सर्कल बन जाएगा, और एंगुलर सेक्शनिंग अगर कर दोगे एंगुलर, तब इलिप्स, ये इलिप्स बन जाएगा, ये इलिप्स बनेगा एंगुलर सेक्शनिंग करने पे। और ये जो तुम देख रहे हो ना, ये स्लांट हाइट जो इसकी देख रहे हो, इस स्लांट हाइट के पैरेलल जब काटोगे, जैसे स्लांट हाइट है इसके पैरेलल काटोगे तब पैराबोला बन जाएगा। तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग में बताई जाती है, चलो इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। यहां देखो, अब ये बना तुम्हारा हाइपरबोला। अब एक लाइन आएगा जो इन दोनों फोकस को कंटेन करेगा और इन दोनों पाथ को छेद करता हुआ निकल जाएगा, सेंटर को भी कंटेन करेगा और दोनों फिक्स पॉइंट को भी कंटेन करेगा। ये तो हो गया तुम्हारा सेंटर O, और जहां दो जगह ये छेद किया, एक V पे दूसरा V डैश पे, V से V डैश के बीच की जो दूरी होगी, इसमें देखो मेजर और माइनर एक्सिस नहीं होता, इसमें भी AB आएगा। हाँ, तो AB में कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या होगा, V से V डैश तक की जो दूरी होगी, ये डिस्टेंस जो होगा, इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। और सेंटर पे ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारे कर्व को कहीं टच नहीं करेगा, इसको हम बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। सपोज कर लो एक इमेजिनरी डिस्टेंस B पे ये काट रहा है ऊपर, और नीचे B डैश पे काट रहा है। ये इमेजिनरी डिस्टेंस कहां से मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे। B से B डैश तक की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। फोकस के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वर्टेक्स से जिस तरफ फोकस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन आपको मिलेगा, और ये लाइन क्या होगा, ये होगा डायरेक्ट्रिक्स। सर OB को बाइसेक्ट करेगा? बाइसेक्ट नहीं करेगा, इनका रेशियो जो होता है वो बताएंगे, इसेंट्रिसिटी बनेगा इससे आगे चल के। एक डायरेक्ट्रिक्स अगर यहाँ पे है तो एक डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए भी होगा, दो डायरेक्ट्रिसेज होंगे इसमें, L1 L2 दो डायरेक्ट्रिसेज हो गए। इलिप्स की तरह ही एक ऐसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, एक ऐसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, लेटस रेक्टम के नाम से जाना जाएगा। तुमने ये तो पढ़ा। इसमें होता क्या है, तुम जो कह रहे हो कि बराबर डिस्टेंस पे होगा, अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट P ले लेते हो तो P से फोकस का डिस्टेंस यानी PM, और P से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस PF, और ये PM, ये देखो ये PM, इनके रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। अब मान लो P अगर यहां पे आ गया तो PF और PM बराबर थोड़े होगा। और दूसरा, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस और सेंटर से वर्टेक्स के डिस्टेंस के रेशियो को भी इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये दूसरा डेफिनेशन बताया था मैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि एक ऐसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, एक ऐसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, इसको हम क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम बोलेंगे। यस, और ये इस हाइपरबोला को L और L डैश पे काटेगा।
अब यहाँ देखो इनके पार्ट्स के बारे में भी जान ही लेते हैं। एफ एंड एफ डैश आर फोकाई, V and V dash are vertices. O is center. L1 and L2 are directrices. L1 and L2 are directrices. V से V डैश तक की जो दूरी होगी इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस B से B डैश तक की जो दूरी होगी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। L से L डैश तक की जो दूरी होगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। F से F डैश तक की जो दूरी होगी फोकल डिस्टेंस। और पिछली बार की तरह इसेंट्रिसिटी क्या होगा? इसेंट्रिसिटी सेंटर से फोकस का डिस्टेंस यानी OF अपॉन सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस यानी OV। इलिप्स में भी ऐसे ही था, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस और सेंटर से वर्टेक्स के डिस्टेंस के रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। अब तुम खुद देखो कि OF और OB में बड़ा कौन है? OF बड़ा है OB से, तो OF अपॉन OB बड़ा हो जाएगा 1 से, यानी इसेंट्रिसिटी बड़ा हो जाएगा 1 से। तो तुम्हें याद रखना है कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बड़ी होगी। इसेंट्रिसिटी का दूसरा डेफिनेशन क्या था कि इस पाथ के ऊपर किसी भी पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस और उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रेशियो को भी इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। यानी इसेंट्रिसिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? PF अपॉन PM। PF अपॉन PM। अब देखो ये जो PF अपॉन PM इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है, इससे तुम्हें हाइपरबोला का इक्वेशन बनाने में मदद मिलेगा। कब? अगर सेंटर 0 0 पे ना हो और एक्सिस x और y से डिफरेंट हटके हो तब। कैसे बनाओगे? यहां सीधे लिखोगे कि PF इज इक्वल टू EPM। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान कई बार आपको ऐसे कंडीशंस मिल जाएंगे और अगर आपको थ्योरी पता है तो आप सीधे बता दोगे। जैसे दे देगा, यहां देखो दे देगा कि x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3x प्लस 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 25। और तुमसे ये पूछ देगा कि ये किस कोनिक का इक्वेशन है। कौन इतना सॉल्व करता रहेगा? ये किस कोनिक का इक्वेशन है? ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। ये PF है। P पॉइंट को हम XY लेते हैं और XY से किसका डिस्टेंस 1/2 और 2/5, यानी एक फोकस इसका हो गया 1/2, 2/5। ये फोकस हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स इसका हो गया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। और इसेंट्रिसिटी हो गया 3/2। तुमने जैसे ही देखा कि इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा है, तुमने ये डिसाइड कर लिया कि अच्छा जी ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है ये निश्चित रूप से हाइपरबोला का इक्वेशन है।
ठीक है, ये इसका फोकस हो गया, P से फोकस का डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला लग गया ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ पे स्क्वायरिंग किया तो ये स्क्वायर लग गया। यस सर। निकालते हैं ना, ये पीएम कैसे निकालते हैं, मोड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे 25 आएगा कि नहीं आएगा, और जब स्क्वायरिंग करोगे तो ऊपर से मोड हट गया, नीचे से रूट हट गया, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया pf इज इक्वल टू epm के फॉर्म में। इससे ये पता चला कि ये जिस किसी कोनिक का इक्वेशन है उसका इसेंट्रिसिटी 3/2 है, और जब इसेंट्रिसिटी 3/2 यानी 1 से बड़ा हो गया यानी ये हाइपरबोला हो गया। अगर यही यहाँ पे 2/3 होता, अच्छा एक चीज और 9/4 होगा, रूट हो गया 3/2 बन गया होगा, और यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस दिखेगा, क्योंकि हाइपरबोला में क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के साइन जो होते हैं, एक्स स्क्वायर का के कोफिशिएंट का साइन और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का साइन ये डिफरेंट होता है। इलिप्स में दोनों का साइन सेम होता है, हाइपरबोला में क्या होता है, डिफरेंट होता है। और आपने जो पहले पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, यह हाइपरबोला कब होगा, इज अ हाइपरबोला। पूरी बात सीखनी चाहिए। इफ कब, जब abc प्लस 2hgf माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दूसरी h स्क्वायर ग्रेटर देन ab, तब ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। अगर यहीं पे हम बराबर का साइन लगा दें, इज इक्वल टू 0 कर दें, तो ये पेयर ऑफ लाइन हो जाएगा। पता है ना ये बात, अगर ये बराबर 0 हो गया और h स्क्वायर ग्रेटर देन ab हो गया तो पेयर ऑफ लाइन हो जाएगा, और अगर ये बराबर 0 हो गया, h स्क्वायर लेस देन ab हो गया, तब ये पेयर ऑफ लाइन नहीं होगा, तब इमेजिनरी लाइंस हो जाएंगे दो। और अगर ये बराबर 0 हो गया और h स्क्वायर बराबर ab हो गया तो पेयर ऑफ लाइन होगा, और दोनों लाइन कोइंसिडेंट एक जैसे हो जाएंगे दोनों लाइंस। तो ये सारी चीजें तुम्हें ये कंसेप्ट ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसमें हमने आपको क्या बताया, हाइपरबोला के सारे पार्ट्स का नॉलेज दिया। अब हम बेसिक हाइपरबोला जो होते हैं, जिनके एक्सिस x और y के ऊपर होते हैं, ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस, और सेंटर 0 0 पे होता है, उनके इन पार्ट्स को कैसे फाइंड करेंगे, क्या क्या होता है ये पार्ट्स, वो बताएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे तुम्हारे साथ एजिम्प्टोट्स एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आगे देखो, आपको दो टाइप का हाइपरबोला मिलेगा। एक मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा मिलेगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये देखो -1 है यहाँ पे। अगर इस माइनस साइन को तुम हटाओगे तो ये कैसा बन जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंसेप्ट को आसान बनाने के लिए हमेशा ये ध्यान रखो कि जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा उसके नीचे ए स्क्वायर होगा, और जिसका कोफिशिएंट नेगेटिव होगा उसके नीचे बी स्क्वायर होगा। क्या ये पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा, कट करेगा? अगर ये बात जानना है, एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर आपने y को 0 पुट कर दिया, देखते रहो, y को जब 0 डालोगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हो जाएगा।
एक्स के रियल वैल्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स इंटरसेप्ट बनेगा। वाई इंटरसेप्ट बनेगा या नहीं बनेगा, अगर ये जानना है तो फॉर वाई इंटरसेप्ट के लिए आप एक्स को 0 पुट करोगे। एक्स को जैसे ही 0 यहां पुट करोगे, एक्स की जगह पे 0 डालोगे, ये पूरा 0 हो जाएगा। माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। वाई डजंट बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर इस पे रूट लगाओगे, क्या किसी डिजिट का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, तो y की वैल्यू आयोटा में आ जाएगा, प्लस माइनस बी आयोटा। यानी ये जो भी हाइपरबोला है, ये y को कट करना तो दूर की बात, टच भी नहीं करेगा। अगर टच करता तो एक रियल वैल्यू तो देता, यहाँ कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ये हाइपरबोला y को टच नहीं करेगा, यानी इसका ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस पे आ जाएगा। सिमिलरली यहां देखो, x के साथ नेगेटिव है, तो ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा, y को कट जरूर करेगा। इसी आधार पे इनके डायग्राम्स बनाए जाते हैं। इसका डायग्राम जब बनाओगे, क्योंकि ये y को टच नहीं करेगा और x को कट करेगा, तो इस हाइपरबोला का डायग्राम ऐसे बन जाएगा। कहां कट कर रहा था ये? प्लस माइनस a0 पे, यानी ये a0 होगा, ये माइनस a0 होगा। और जब तुम इसका डायग्राम बनाओगे तो ये x को टच नहीं करेगा, y को टच या कट करेगा। यानी जब इसका डायग्राम बनाओगे तो y एक्सिस के ऊपर इस टाइप का शेप बन जाएगा। ऐसी कंडीशन में दोनों वर्टेक्स y के ऊपर आ जाएंगे, एक 0a होगा तो दूसरा 0 माइनस a होगा। पिछली बार की तरह इस बार भी फोकस के कोऑर्डिनेट को हम C0 और माइनस C0 मानेंगे, और इस बार C स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ये भी पढ़ा था कि इसेंट्रिसिटी जो होता है, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, अगर इसको हमने C0 ले लिया तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? C। और सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, अगर ये a0 है तो ये a हो गया, यानी C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a ही हो जाएगा। अगर हम C के जगह पे a ही डाल देते हैं तो a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और e स्क्वायर का वैल्यू यहां से मिल जाएगा। a स्क्वायर पे जब नीचे डालोगे 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मिल जाएगा। इसेंट्रिसिटी का दूसरा फार्मूला यहां से मिल जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। दूसरे तरीके से अगर सोचा जाए, a स्क्वायर को अगर हम बराबर के इधर लेके आए और कॉमन कर लें तो a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर हो गया। ये a स्क्वायर का b स्क्वायर का के साथ संबंध इसेंट्रिसिटी के रेस्पेक्ट में बन गया कि अगर a और e मालूम है तो भी आप b निकाल सकते हो। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या मिल गई? a0, यानी c जो यहाँ पे है इसको आप a इंटू e भी लिख सकते हो। तो तीसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि e ab से निकल जा रहा है, ab से ही सारे पार्ट आराम से निकाल पाओगे। इन दोनों ही कंडीशंस में अगर आपको वर्टिसेस पूछा जाए आपसे, वर्टिसेस, इस कंडीशन में वर्टेक्स क्या होगा? 0 प्लस माइनस a, और जो दूसरा कंडीशन है इसमें वर्टेक्स क्या होगा? प्लस माइनस a कॉमा 0। फोकाई अगर आपसे पूछा जाता है, दोनों फोकस 0 प्लस माइनस c, या इसको 0 प्लस माइनस a लिख सकते हो, दूसरी तरफ प्लस माइनस C0, या इसको प्लस माइनस A0 भी लिख सकते हो। तीसरे नंबर पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आता है। L मींस लेंथ,
लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a यहां भी होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब ये लेंथ हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस इस बार सब इंतजार थोड़े करेंगे। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इस कंडीशन में 2a होगा और इस कंडीशन में भी 2a होगा। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस की लंबाई 2b होगा यहां भी और 2b होगा यहां भी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? C अपॉन ए या अंडर रूट, ये देखो निकाल रखा है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दूसरी कंडीशन में इसेंट्रिसिटी सेम होगा C अपॉन ए या अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए यहां भी होगा और 2b स्क्वायर अपॉन ए यहां भी होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, इधर क्या होगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई और इधर सॉरी y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई और इधर होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। फोकल डिस्टेंस पिछली बार की तरह 2c यहां भी होगा और 2c यहां भी होगा, दोनों फोकस के बीच की दूरी। या इस 2c को 2a लिख सकते हो और इधर भी 2a लिख सकते हो। अब देखो इन सब चीजों को जानना क्यों जरूरी होता है, इनको क्यों जानना जरूरी होता है? अब एक बात बताओ, अगर मैंने ये हाइपरबोला बना दिया, यहां डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया और हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। और तुमसे यह पूछा गया कि ये डिस्टेंस कितना होगा, या छोड़ो QV कितना होगा, QV ये सेंटर है O। अगर तुम ये जानते हो कि इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x इज इक्वल टू a अपॉन ई, तो तुम्हें ये पता चल गया कि OQ का जो डिस्टेंस होगा O से Q तक ये a अपॉन ई होगा। कुछ समझ में आया क्या बोला? ये x बराबर a अपॉन ई का मतलब क्या हुआ? ये कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है a अपॉन ई कॉमा 0। और तुम्हें QV निकालना है और तुम्हें यह भी पता है कि OV जो होगा O से V तक का जो डिस्टेंस होगा ये A होगा। तो अगर QV निकालना है तो QV बराबर क्या होगा? OV माइनस OQ। OV A हो गया माइनस OQ A अपॉन E हो गया, ये कॉमन कर दिया 1 माइनस 1 अपॉन ई, देखो डिस्टेंस निकल गया। तो पार्ट्स को जानना इसलिए भी जरूरी होता है कि जरूरत पड़ने पे हम इनके डिस्टेंसेस कहीं से कहीं तक का भी डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सके। तो ये तो तुम लोगों ने देख लिया होगा, 11th में भी पढ़े हो, जस्ट अभी पढ़े हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको एक सिंपल हाइपरबोला देंगे इसी टाइप का और आपसे पूछेंगे हम कि इन पार्ट्स को निकाल के दिखाइए। जब हाँ बोलिए, सारे निकालने? हाँ सारे। तो एक बार जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स बताएंगे। अब हम जानेंगे एजिम्पटोट्स के बारे में। देखो एजिम्पटोट्स क्या होता है? तो एजिम्पटोट्स एक ऐसा टेंजेंट होता है जो कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करता है।
ऐसा लगेगा कि कर्व को ये टच कर देगा, लेकिन कर्व को टच कर नहीं पाता। एजिम्पटोट्स जो है ऐसा तुम्हें लगेगा कि ये कर्व को कहीं ना कहीं टच कर देगा, लेकिन टच कर नहीं पाता। अब जैसे यहां देखो, अगर हमने ग्राफ बना दिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस हाइपरबोला का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। अब एजिम्पटोट कहां होगा भाई? तो एक एजिम्पटोट तो ये होगा, और दूसरा एजिम्पटोट इधर से होगा। बच्चों ध्यान से देखते रहो। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जाके ये टच कर जाएगा, मगर ये टच कर नहीं पाता। इन एजिम्पटोट्स का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? अगर इन एजिम्पटोट्स का हमें इक्वेशन निकालना हो, पैराबोला ये हाइपरबोला दिया है और एजिम्पटोट का इक्वेशन बनाना हो, तो इन एजिम्पटोट्स का इक्वेशन कैसे बनाएंगे? एजिम्पटोट इज टेंजेंट to a hyperbola touches it at infinity। अगर मान लो इस हाइपरबोला के इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए s मान लिया, और हमने अगर सपोज कर लिया द इक्वेशन ऑफ asymptote is s dash। हाइपरबोला की इक्वेशन को s मान लिया और इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोट अगर s डैश मान लिया, देन तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि s माइनस s डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स इसमें से ऐसा s क्या हमारे पास? s क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें से ऐसा क्या घटाया जाए कि कांस्टेंट बचे? तो जाहिर सी बात है वेरिएबल्स को काटना पड़ेगा, यानी वेरिएबल को काटना पड़ेगा तभी तो कांस्टेंट बचेगा। यानी देयरफॉर s डैश का इक्वेशन क्या होगा, यानी एजिम्पटोट का इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंपल। अब ये जो एजिम्पटोट है ये पेयर ऑफ लाइन है, इसमें दो लाइन है, ध्यान से देखते रहो। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। Therefore y स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया? b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर वो दोनों लाइनें तुम्हें चाहिए तो फैक्टर कर देते ना यहीं पे, y इज इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस b अपॉन a इंटू एक्स। एक लाइन तुम्हें मिल गया y इज इक्वल टू b अपॉन a इंटू एक्स, दूसरा मिल गया y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स। अब अगर तुमसे ये पूछा जाता है कि इन दोनों एजिम्पटोट्स के बीच का एंगल निकालो, तो आपको देखो एक लाइन का स्लोप ये m1 मिल गया, दूसरे लाइन का स्लोप ये m2 मिल गया। अरे लाइन तो पढ़े हो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, क्योंकि c इसमें नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, बेसिक हाइपरबोला हमने लिया है, तो c 0 हो गया है, तो ये m यही तो है। अब अगर दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ये एंगल अगर तुम्हें निकालना है, थीटा निकालना है, तो यहां सीधे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जो कि तुमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। अब जरा सोचो कि ये अरे यार यहाँ नहीं पढ़ते, तो पूरा दिमाग नहीं लगाते
कि एजिम्प्टोट का इक्वेशन अगर एस डैश होगा तो एस माइनस एस डैश कांस्टेंट होना चाहिए, यानी इसमें से ऐसा क्या घटाया जाए कि कांस्टेंट बचे। तो इसमें से जब इसको माइनस करेगा तभी तो ये दोनों कटेगा और कांस्टेंट बचेगा। अगर एस इक्वेशन है हाइपरबोला का और एस डैश इक्वेशन है एजिम्प्टोट का, तो ये कंडीशन होता है कि एस माइनस एस डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो अगर हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है तो उसके कांस्टेंट पार्ट को छोड़ दो, वेरिएबल पार्ट ले लो, वो एजिम्प्टोट हो जाएगा, बशर्ते कि तुम्हारा जो हाइपरबोला है उसका सेंटर ओरिजिन पे। उसके आगे मैंने ये बताया कि अब ये जब एजिम्प्टोट का इक्वेशन है तो ये तो पेयर ऑफ लाइन है ना जी। अरे एजिम्प्टोट तो लाइन है और लाइन के इक्वेशन में दो ऑर्डर तो आ नहीं सकता, तो ये दो लाइनों को इनटू कर दिया गया आपस में। तो उन दोनों लाइनों को अगर अलग अलग करना है तो ये अलग अलग करके दिखा दिया। अब अगर दोनों एजिम्प्टोट के बीच का एंगल निकालना है वो तरीका तुम्हें बता दिया। अब तुमसे ये बात कर रहा हूं कि इन एजिम्प्टोट्स के बीच में जो एंगल है ये 90 कब होगा, ये थीटा 90 कब होगा। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 कब होगा, व्हेन, ये तब होगा जब ये स्लोप m1 और ये स्लोप m2 दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, यानी b अपॉन a इंटू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू -1। माइनस माइनस कट गया, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, b। ab लेंथ होता है, ab पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिया। तो a और b जब बराबर हो जाएगा, a और b बराबर हो जाएगा तो कट के इसका स्लोप 1 आ जाएगा, और a और b बराबर होगा तो इसका स्लोप -1 आ जाएगा, और 1 को -1 से इंटू करोगे तो -1 आएगा। और दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट जब -1 आता है तो वो लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब जब a बराबर b आ गया, इसके आगे की कहानी सुनो। जब a इज इक्वल टू b आ गया, देन हाइपरबोला जो होगा, हाइपरबोला इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दोनों ध्यान से सुनते रहो। a और b अगर बराबर हो गया, अगर a और b बराबर हो गया तो इस हाइपरबोला का इक्वेशन क्या बनेगा, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, या y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, या एक और होता है xy इज इक्वल टू c स्क्वायर। पढ़ते रहो, सारी चीजें बता रहा हूं आराम से। ये सारे जो इक्वेशंस, ये तीनों इक्वेशंस देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज होते हैं। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज की अब खासियत देखो। एजिम्प्टोट्स जो होंगे, पहली खासियत, एजिम्प्टोट्स intersect each other at पाई बाई 2। पहली बात तो ये कि 90 पे काटेगा। दूसरी बात देखो, इसेंट्रिसिटी √2 हो जाएगा। अब तुम कहोगे ये कहां से आ गया नया खेल, इसेंट्रिसिटी √2 क्यों होगा, a इज इक्वल टू b हो गया। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर a और b बराबर है, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, अरे कटेगा। तो एक और एक कितना हो जाएगा, √2 नहीं हो जाएगा। तो जिस किसी हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी √2 आ जाए वो समझ जाना कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्या है वो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। नोट में एक पॉइंट लिख दे रहा हूं, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला एक्सिस नहीं एक्सेस, यानी दोनों एक्सिस, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला आर परपेंडिकुलर, सॉरी आर एंगल बाइसेक्टर, एंगल
बाइसेक्टर ऑफ एजिम्पटोट्स। ये ध्यान रखना, ये जो एक्सिस देख रहे हो, जैसे ये एक्सिस हो गया, तो ये जो एंगल बनाएगा, जो भी एंगल बनाए, रेक्टेंगुलर होगा तभी 90 बनाएगा ना, हमेशा तो 90 नहीं बनाएगा। लेकिन जो भी एंगल बनाएगा, ये जो एक्सिस होगा इस एंगल को आधा आधा कर देगा, और ये वाला जो एक्सिस होगा जिसको कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं, ये इस एंगल को आधा आधा करेगा। तो जो एक्सिस होता है हाइपरबोला का, वो एजिम्पटोट के बीच में बनाए गए एंगल्स का बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। और नोट में दूसरी पॉइंट्स जो याद रखने वाली है, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला इज a sec theta b tan theta। ये पैरामेट्रिक पॉइंट है जो हाइपरबोला पे मूव करेगा, और ये a sec थीटा b tan थीटा किसी भी टाइप के हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। यहां देखो, अगर यहां पे तुम x की जगह पे a sec थीटा डालोगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, sec स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ b tan थीटा डालोगे तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, tan स्क्वायर बच जाएगा। और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है कि नहीं होता है, ये तो 10th का फार्मूला है, सेटिस्फाई कर दिया कि नहीं। अगर तुम इसको लिखते हो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा b tan थीटा और a sec थीटा, क्योंकि x की जगह पे डालोगे ना इस कोऑर्डिनेट को, और y की जगह पे इसको डालोगे। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म भी याद रखोगे। लेकिन ये पैरामेट्रिक फॉर्म हर टाइप के पैराबोलाज के लिए सूटेबल है। जब रेक्टेंगुलर पैराबोला आ जाएगा तो b का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, b का वैल्यू भी क्या हो जाएगा। ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है इस रेक्टेंगुलर पैराबोला को सेटिस्फाई नहीं करता, हाइपरबोला को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, अब हम इसके बारे में जानेंगे। अब हम एक बार डिस्कस करेंगे xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर के बारे में, इसके बारे में कुछ जानेंगे, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, इसका एजिम्पटोट, ये सब कुछ हम जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां ध्यान दो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आप सबसे पहले ये बताइए कि इसका एजिम्पटोट क्या होगा। अगर आपको थोड़ी भी समझ में आ रही है बात, तो इसके एजिम्पटोट का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोट्स। क्या होगा, खत्म आदमी है, xy इज इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया कि xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर, अगर हम इसको s1 मान लेते हैं, यानी s1 इज इक्वल टू क्या हो गया, xy माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें से ऐसा क्या घटाएं कि खाली कांस्टेंट बचे, और ये s मान लिया हमने, मान लो, और s डैश इज इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोट्स। We know what know s minus s dash is equal to constant value, यानी s माइनस एस डैश इज इक्वल टू, इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर। इसको इधर करो, इसको इधर करो, s डैश क्या होगा, s माइनस सी स्क्वायर, s के जगह पे s को डाल दो, s डैश इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस सी स्क्वायर। कुछ गड़बड़ कर दिया, इसको इधर और इसको इधर, सी स्क्वायर कटना चाहिए ना, s माइनस एस डैश
कांस्टेंट साइन के साथ लोगे ना, यस सर। ये गड़बड़ी थी। प्लस हो जाएगा तो s की जगह पे डाल दोगे एक्स वाई माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक्स वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, x बराबर 0 और y बराबर 0, यानी ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देख रहे हो, x बराबर 0 मींस y एक्सिस और y बराबर 0 मींस x एक्सिस, और x एक्सिस और y एक्सिस आपस में 90 के एंगल बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। यानी इन दोनों एजिम्प्टोट के बीच के एंगल 90 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो अब सोचो कि ये दोनों एजिम्प्टोट कैसे बनेंगे, जो ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये है y बराबर 0, ये है x बराबर 0। आप देख सकते हो ये 90 पे कट रहा है बिल्कुल, Yes. यानी ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर जो बनेगा ये इस तरीके से बनेगा। सी स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव। अरे सी कोई भी रियल वैल्यू अगर लेते हो, सी बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल वैल्यू लेते हो तो सी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, यस सर। और सी स्क्वायर कब पॉजिटिव होगा, या तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो या एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो, यस सर। तभी सी स्क्वायर पॉजिटिव होगा ना। यस सर। या तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो या एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी भी पॉइंट पे एक्स वाई पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के किसी भी पॉइंट पे एक्स वाई दोनों नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. होता है। ऐसी कंडीशन में जो ये वर्टेक्स होगा V, एक्सिस तो इसका ये हो जाएगा ना, एक्सिस इसका हो गया y इज इक्वल टू एक्स, ओरिजिन से पास करता हुआ जाएगा एक्सिस, और ये वर्टेक्स V जो होगा ये CC पॉइंट पे होगा, एक्स बी सी वाई बी सी, एक्स और वाई को CC डालोगे सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरा वर्टेक्स जो इधर होगा ये वर्टेक्स क्या होगा, माइनस सी माइनस सी। ठीक है भाई, इसका भी सेंटर आ गया ओरिजिन पे, और हम बोल सकते हैं अब आता है इसका पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा इसका, सी टी सी अपॉन टी, सी टी सी अपॉन टी, जरा एक्स वाई की जगह पे डाल के देखना, ठीक है। टी से टी कट जाए, टी कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, सो सेटिस्फाई होता सी टी और सी अपॉन टी अगर यहाँ पे डालोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। है। यस सर। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि सी टी और सी अपॉन टी पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट सी टी सी अपॉन टी कैसे बनाओगे, रटना कुछ नहीं है। टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होता है ना, और लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट के अलावा स्लोप की जरूरत पड़ती है, और तुम्हें मैं बता चुका हूं कि कभी भी किसी भी कर्व के ऊपर किसी टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो कर्व का डेरिवेटिव कर दो, dy बाई dx निकालो, और जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है उस पॉइंट को डाल दो। तो कर्व क्या दिया है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो, यहां लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, एक्स बाहर y का डेरिवेटिव dy बाई dx, y बाहर x का डेरिवेटिव 1, सी स्क्वायर का हो गया 0, y जाएगा माइनस में, x जाएगा अपॉन में, तो dy बाई dx क्या मिलेगा, माइनस का y अपॉन x। अब जब तक इसमें इस पॉइंट को नहीं डालोगे स्लोप नहीं मानेंगे, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, डालो y की जगह पे डालोगे c अपॉन टी माइनस c अपॉन टी, और x के जगह पे डाल दोगे सी टी, टी से c कट जाएगा, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये निकल गया टेंजेंट का स्लोप। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, x माइनस सी टी x1 इंटू में स्लोप 1 अपॉन माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस सी अपॉन टी। 1 से इसका इंटू करो, माइनस टी स्क्वायर से इसका इंटू कर दो, तो ये मिल जाएगा x माइनस सी टी
इज इक्वल टू माइनस वाई टी स्क्वायर, और जब टी स्क्वायर से इसको इंटू करोगे तो प्लस सी टी मिल जाएगा। अरे माइनस टी स्क्वायर से जब इंटू करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और एक टी कट के सी टी तो मिलेगा, यानी तुम्हें क्या मिल गया, x प्लस वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ct। ये देखो टेंजेंट का इक्वेशन बन गया, किसके लिए, xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए। अगर आपको नॉर्मल का इक्वेशन बनाना है, पॉइंट सेम ऐसे ही रहेगा, स्लोप को उलट के माइनस हटा दो, यानी यहाँ पे टी स्क्वायर डाल दो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, x माइनस सी टी इंटू में टी स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस सी अपॉन टी, यानी आपको मिलेगा x टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब इज इक्वल टू y माइनस सी अपॉन टी मिल गया बच्चों। t को जब हटाओगे तो मिलेगा x टी क्यूब माइनस सी टी की पावर 4 इज इक्वल टू वाई टी माइनस सी। अब तो मेरे पास जगह की कमी पड़ गई, एक तरफ सबको अगर कर देते हैं हम तो क्या बनेगा, एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी प्लस सी माइनस सी टी की पावर 4 इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा ना। अब देखो, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि हम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, बस 5 मिनट, कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोला के ऊपर, कैसे जानोगे, या कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे जानोगे, इसकी डिग्री नहीं, स्लोप की डिग्री देखनी पड़ती है। अब यहां से हमें ये देखो, स्लोप कितना मिल रहा है यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसको m मान लोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस m, यानी m हमेशा नेगेटिव होगा, तो t हो जाएगा अंडर रूट माइनस m। अब जहां जहां t है वहां पे अंडर रूट माइनस m डालोगे तो उससे एक पोलिनोमियल बनेगा, और उस पोलिनोमियल का ऑर्डर देखोगे, जिस ऑर्डर का पोलिनोमियल होगा उतने नॉर्मल्स या उतने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। टेंजेंट का पता लगाना है, टेंजेंट में डालोगे, टेंजेंट का जैसे पता लगाना है तो टी स्क्वायर की जगह पे माइनस m डाल दोगे, यहाँ माइनस m डालोगे, यहाँ अंडर रूट माइनस m डालोगे, स्क्वायरिंग करोगे तो एक पोलिनोमियल वाला इक्वेशन बनेगा, तब जाके पता चलेगा कि कितने टेंजेंट या कितने नॉर्मल एक पॉइंट से डाला जा सकता है। चलो ठीक है, ये भी मीटिंग खत्म हो गया।